कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस की। उसके अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूंगी जिसका नाम है इंडिविजिबल सिक्योरिटी। इंडिविजिबल सिक्योरिटी इज अ टर्म, ठीक है, जो काफी ज्यादा यूज हो रही है इन यूक्रेन रशिया क्राइसिस। और इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन करती है सिक्योरिटी को एज अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। What this means is कि if the security of one state threatens the security of another, तो the principle of indivisible security is breached। अब मैं ये लिखती हूं ताकि आप लोगों को समझने। If actions of one state threatens the security of another, the principle of indivisible security is breached। इसका मतलब यह है कि no state should strengthen its security at the expense of another। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस पॉइंट का मतलब क्या है, ताकि अगर आप, मैं चाहती हूँ कि यू यूज आईआर के जार्गन्स एंड आईआर के वर्ड्स और फिर आप उसको एक्सप्लेन करें, बट दैट मेक्स द क्वेश्चन स्ट्रॉन्गर। तो मैं आपको इंडिविजिबल सिक्योरिटी समझाती हूँ। इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ये टर्म डिस्क्राइब करती है सिक्योरिटी को एज अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि सिक्योरिटी एक मुल्क की इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती। हर मुल्क की सिक्योरिटी दूसरे मुल्क को अफेक्ट करती है और हर मुल्क की सिक्योरिटी दूसरे मुल्क के एक्शंस पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए कलेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। एक मुल्क की सिक्योरिटी अपने इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होती बल्कि कलेक्टिव बेसिस पे होती है। अब वो आगे ये बात करते हैं कि अगर एक मुल्क के कोई भी एक्शन दूसरे मुल्क को इंपैक्ट कर रहे हैं, अगर एक मुल्क का कोई भी एक्शन दूसरे मुल्क को इंपैक्ट कर रहा है इन एनी वे, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजिबल सिक्योरिटी इज ब्रीच्ड, राइट। तो इस तरह से इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये हम सीखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट पे। तो जब हमने बात की कि अगर एक कंट्री कोई भी इस तरह का एक्शन ले रही है जिसकी वजह से दूसरी कंट्री अनसेफ फील कर रही है, तो इंडिविजिबल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो व्हाट हैपेंड रिसेंटली वाज कि दोबारा से यूक्रेन का एक टिल्ट देखा जा रहा था टुवर्ड्स यूरोप। यूक्रेन वांटेड टू जॉइन यूरोपियन यूनियन, which was, I wouldn't say it was acceptable to Russia, but फिर भी। पर जो सबसे बड़ा पॉइंट जिसने इस वॉर को एस्केलेट करके एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट किया है, that was Ukraine wanted to join NATO and was very close to joining NATO. NATO is not Atlantic Treaty Organization, ठीक है। यू कैन 1949 में ये बना था। ये आप जब लेक्चर पढ़ेंगे इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके अंदर नेटो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, तो आप वो देख सकते हैं। बट नेटो का बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेटो का ये है कि एन अटैक ऑन वन मेंबर कंट्री विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। तो अगर आप किसी भी नेटो मेंबर को अटैक करेंगे, इफ वन कंट्री इज अटैकिंग अ नेटो मेंबर, तो सारी नेटो कंट्रीज जो है, नेटो की फोर्स है अपनी, आप लोगों को पता होगा अफगानिस्तान में भी वर्क करती रही है, तो सब मिलके उस मुल्क को अटैक कर देंगे। तो रशिया फेल्ट थ्रेटेंड कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी इफेक्ट होगी, और इस वजह से रशिया गॉट डिफेंसिव, बल्कि डिफेंसिव नहीं, इट गॉट ऑफेंसिव। रशिया ने टाइम एंड अगेन इन द पास्ट ईयर ये बात की है कि यूक्रेन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ सेम है,
और रशिया ये नहीं चाहता कि रशिया के बिल्कुल साथ वाले मुल्क में नेटो की फोर्सेस आके बैठ जाएं, उसकी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नेटो आ जाए। अब अगर हम ये पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी से देखते हैं, तो अगर a month from now हमें ये पता चले कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेटो, पाकिस्तान विल नेचुरली फील वेरी थ्रेटेंड। पाकिस्तान इस चीज को अच्छा नहीं समझेगा कि एक इंडिया जो है वो नेटो का पार्ट बन गया है और हमारे बैकयार्ड में एक इतनी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो कि अगर हमारा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ भी हो तो वी विल नॉट बी जस्ट फाइटिंग इंडिया, वी विल बी फाइटिंग इंटायर नेटो। तो यहां पे ये बात हो रही है कि जब यूक्रेन ने अपना एक विलिंगनेस शो कराई एंड इट वाज क्लोज कि वो नेटो का पार्ट बने, तो उससे रशिया ने थ्रेटेंड फील किया। थ्रेटेंड फील करने के वजह से इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ब्रीच हुआ और ब्रीच होने की वजह से रशिया टुक द ऑफेंसिव। ठीक है, तो अब मैं ये दोबारा पढ़ती हूं ताकि शायद आपको इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आए और आपको उसकी एप्लीकेशन करनी इस पूरे टॉपिक पे समझ आए। सिक्योरिटी, इट व्यूज सिक्योरिटी एज अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट कि सबकी सिक्योरिटी एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है। इफ एक्शंस ऑफ वन स्टेट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ अनदर, किसी भी एक मुल्क का कोई एक्शन जिसकी वजह से दूसरा मुल्क थ्रेटेंड फील करता है। यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने से रशिया ने थ्रेटेंड फील किया। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजिबल सिक्योरिटी इज ब्रीच्ड, जिसकी वजह से इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ब्रीच हो गया और इसलिए नो स्टेट शुड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। तो इसलिए यूक्रेन ने एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की बाय ज्वाइनिंग नेटो, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गया। तो ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी है एंड दैट इज हाउ यू रिलेट इट विद रशिया यूक्रेन कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं दूसरा रीजन। ठीक है, 3 हम रीजंस पढ़ चुके हैं। 1 रीजन इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने का है ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक रीजंस। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन उसके हाथों से जाए। दूसरा हमने इंडिविजिबल सिक्योरिटी कि किस तरह वो नेटो ज्वाइन कर रहा था, इसकी वजह से रशिया फेल्ट थ्रेटेंड और रशिया ने अटैक कर दिया। तीसरा रीजन हमने देखा प्यूटन के रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम्स। रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम्स का मतलब है कि बिकॉज वंस यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ रशिया, तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो मेंटली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ही कैन नॉट एक्सेप्ट कि यूक्रेन अपनी खुद से कोई डिसीजंस ले या उसके दुश्मनों के साथ जाके अलाइन करे। और ये हम देख सकते हैं 3 कोट्स के थ्रू, जिसके अंदर उसने रिपीटेडली ये बात की है कि हाउ यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ रशिया व्हेन इट्स एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब अगेन अगर आप ये अपने मुल्क पे अप्लाई करें, यहां पे एक बहुत बड़ी आउटरेज हो इफ इंडिया सेज दैट पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, या कितनी बड़ी आउटरेज हो बांग्लादेश में पाकिस्तान एवर सेज कि बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जो ओवर टाइम प्रेसिडेंट पुतिन ने दी, उसकी वजह से भी एक ओनरशिप दिखाते हैं, तो उसकी वजह से भी टेंशंस एस्केलेट की। बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन बिलीव्स कि यूक्रेन इज स्टिल अ पार्ट ऑफ रशिया एंड देयरफॉर एक हक समझता है कि इट कैन नॉट जॉइन नेटो, इट कैन नॉट डू व्हाट इट वांट्स टू डू। तो ये 3 आप कोट कर सकते हैं। नंबर 1 thing that he said Russians and Ukrainians are one people, a single whole। ठीक है, इसके अंदर उसने ये नहीं कहा यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ रशिया, बट इट इज इम्प्लाइंग इन सॉफ्टर वर्ड्स कि ये सब एक ही लोग हैं, वी आर वन। उस तरह के एक रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम ही है कि बिकॉज वी गॉट डिवाइडेड, बट इससे पहले वी वर वन पीपल, सब कुछ एक ही है। दूसरी, जब क्रीमिया अनेक्स किया तो प्रेसिडेंट पुतिन सेड दैट इट इज अ राइटफुल रिटर्न ऑफ क्रीमिया टू द मदरलैंड, कि क्रीमिया अपनी मदरलैंड का पार्ट बन गई। मदरलैंड मतलब रशिया, मतलब इट वाज रॉन्गली विद यूक्रेन एंड क्रीमिया बिलोंग्स विद रशिया। तो क्रीमिया बिलोंग्स विद रशिया, तो क्रीमिया वाज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, व्हिच मींस यूक्रेन आल्सो बिलोंग्स विद रशिया। अगर राइटफुल रिटर्न की बात करते हैं कि अब सही जगह वापस आया है। और तीसरी चीज है रिफर टू यूक्रेन एज क्राउन ज्यूल ऑफ रशिया। तो जब आप कहोगे कि एक मुल्क जो है ये यूक्रेन जो है वो क्राउन ज्यूल है रशिया का, तो मतलब वो रशिया का पार्ट है, तभी उसका क्राउन ज्यूल अगर उसका पार्ट है। तो ये जो पुतिन ने क्लेम किया कि दिस in different quotes in different places where he implied that Ukraine is still a part of Russia. That is another reason why this conflict is there, because Russia and Putin believes that Ukraine is a part of Russia. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं
तो ये हमने 2-3 रीजंस डिस्कस किए कि क्यों ये इशू हो रहा है। उसके बाद हमने यूक्रेन इंपॉर्टेंस फॉर रशिया हमने बात कर ली, सिक्योरिंग पाइपलाइंस। अब अटैक हुआ है तो क्या चीज अचीव कर रहा है रशिया इससे, ठीक है। नंबर वन फर्स्ट थिंग दैट इट अचीव्ड इज के नेटो की एक्सपेंशन ईस्ट में जो है वो हॉल्ट हो गई है। अब इससे आगे अब वो यूक्रेन की तरफ नहीं आ सकता, नहीं आएगा, रशिया की बॉर्डर्स के करीब नहीं आएगा। अब आपको पता है कि बाल्टिक जो आपकी स्टेट्स थी ना, बाल्टिक स्टेट्स, 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, लाटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। ये तीनों भी यूएसएसआर का पार्ट थे 1991 से पहले, और जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो ये तीनों भी सेपरेट हो गए, जिस तरह यूक्रेन सेपरेट हो गया। ये तीनों मुल्क जो हैं वो अब नेटो का पार्ट हैं। बट इसके ऊपर इतना स्ट्रांग रिएक्शन इसलिए भी नहीं आया बिकॉज ये बाल्टिक जो स्टेट्स थी ये बिल्कुल करीब नहीं थी, दे वर नॉट वेरी क्लोज टू रशिया, मतलब बॉर्डर नहीं मिलता था, और क्योंकि बॉर्डर नहीं मिलता था तो अनविलिंगली रशिया लेट देम गो। तो बाल्टिक स्टेट्स तो नेटो की तरफ चली गई, नेटो का पार्ट बन गई। बट अगर यूक्रेन जो उसके अपने बॉर्डर में है, जो उसके बैकयार्ड कहता है, प्यूटन हैज कॉल्ड इट यूक्रेन एज द बैकयार्ड ऑफ रशिया, उसको बैकयार्ड कहता है, उसको अपना पार्ट कहता है, उसके अंदर से उसकी पाइपलाइंस गुजर रही हैं। अगर ऐसा मुल्क नेटो की तरफ चला जाए तो दैट इज अ बिग थ्रेट। तो एक तो उसने ये अटैक करके क्या इंश्योर किया है कि हॉल्ट हो जाए और नेटो और टुवर्ड्स ईस्ट ना आ सके। दूसरा, इट इज सिक्योरिंग इट्स पाइपलाइंस पासिंग फ्रॉम यूक्रेन, जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं। और तीसरी, इट इज इंटीग्रेशन फॉर हेजमनी, ठीक है। यहां पर एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत सारे आर्टिकल्स में किया गया है कि एक पर्सनालिटी होती है और एक विजन होता है। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अ विजन and he's an overly ambitious person who likes attention, who likes power, and who likes to be in the center and be in the attention, and he wants वो जो regain करना, he wants to regain that power, वो जो USSR की being the center stage of the world। तो वो उस नॉट जस्ट द नेशन बट प्रेसिडेंट की अपनी साइकोलॉजी भी डिस्कशंस में आ रही है इन मल्टीपल आर्टिकल्स कि किस तरह ही वांट्स टू बी द हेजमन, ही वांट्स रशिया टू बी द हेजमन जस्ट लाइक यूएसएसआर। वो रिटर्न करना चाहता है वो ग्लोरी टू रशिया, एंड दैट इज अनदर रीजन कि ये यूक्रेन पे अटैक करके ही इज अगेन द सेंटर ऑफ द स्पॉटलाइट, एंड ही इज अगेन इन द न्यूज, एंड रशिया इज इन द मिडल, एंड रशिया इज अगेन showing its power, military power and otherwise। तो ये भी एक चीज है जो यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे हम थ्योरी भी एक अप्लाई कर सकते हैं रियलिज्म की। और रियलिज्म में आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर आप आईआर पेपर 1 पढ़ के होपफुली आ रहे हैं, कि the nature of man, he's selfish and self-centered and need for power बहुत ज्यादा है। और वो यहाँ पर देखी जा सकती है अगर हम प्रेसिडेंट का भी एनालिसिस करें जो मल्टीपल आर्टिकल्स में किया गया कि he wants power and he wants that glory and for that he has attacked Ukraine। तो यहाँ पे वो थ्योरी भी अप्लाई की जा सकती है। हम अब तक 3 बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 वॉज कंस्ट्रक्टिविज्म के हिस्टोरिकल क्या रीजंस थे। दूसरा, हमने इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसको अप्लाई किया। तीसरा, अब हम रियलिज्म को डिस्कस करें। इसके बाद हम एक और भी थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक और रीजन जो हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज रशिया की इकोनॉमी। तो ये आई वुडंट कॉल इट अ मेन रीजन, बट एक और रीजन जो डिस्कस बिल्कुल किया जा रहा है वो ये भी है कि शायद द रीजन दैट वन ऑफ द रीजंस, अब देखिए कभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक ही रीजन नहीं होता, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में 3-4 बता चुकी हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम्स बता दिया आपको पाइपलाइंस का बता दिया, आपको इंडिविजिबल सिक्योरिटी नेटो का बता दिया। तो एक ये भी रीजन डिस्कस किया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो जीडीपी है ऑफ रशिया इन 2020 it shrunk by 3%, ठीक है, which is its sharpest contraction in 11 years। ठीक है, तो ये जो है
ये जो है ये अभी की नहीं है, ये थी आपकी जब क्रिमियन एनेक्सेशन हुआ था तब। ये है आपकी अब की सिचुएशन। तो ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है रशिया की, ठीक है, जिसकी वजह से पुतिन की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो डिक्लाइन कर रही थी, अप्रूवल रेटिंग्स डिक्लाइन कर रही थी। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि कोविड की वजह से पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो स्लो डाउन हुई, रशिया की भी जीडीपी जो है वो 3% श्रिंक की, ठीक है, विच वॉज इट्स शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 11 years। 11 साल बाद इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से इफेक्ट हुई रशिया की, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो बहुत नीचे जा रही थी, और उनको वापस ऊपर लाने के लिए टू शो हिमसेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट, या तो दैट कुड बी अनदर रीजन व्हाई ही अटैक्ड, ताकि he can be the center of tension, Russia can see that he's doing something, और distraction create करने के लिए इकोनॉमी से, कि इकोनॉमी तो नीचे जा रही है बट look what we're doing, तो वो that could be another reason। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी आप डिस्कस करते हैं तो हम ये एक बेसिक मैप है, ठीक है, दिस इज रशिया, द रेड पार्ट, द ब्लू इज यूक्रेन एंड येलो इज बेलारूस। बेलारूस played a part which we will discuss in the next इधर हम सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो रशिया का ये वाला जो पूरा बॉर्डर है आपका, ठीक है, दिस एंटायर बॉर्डर, दिस, ठीक है, ये जो मैं आपको ये इस एरिया के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ, दिस एरिया, ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट मैप पर भी दिखाऊंगी, दिस पार्ट डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ठीक है, ये जो दो रीजन्स रहे हैं ये थोड़े से डिस्प्यूटेड रहे हैं। अब ये डिस्प्यूटेड इस वजह से रहे हैं फॉर अ वाइल नाउ, क्योंकि यहाँ पर एथनिकली रशियन की पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे फाइटिंग चलती रही है, चलती आ रही है फॉर अ वाइल। और कहा यह जाता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर जो अपराइजिंग्स हैं इनको रशिया सपोर्ट करता है, और ये जो अपराइजिंग्स हैं ये इसलिए रशिया सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स प्रोवाइड करता है यहाँ पर जो लोग अपराइजिंग करते हैं, ताकि यूक्रेन का ये एरिया स्टेबलाइज ना हो सके, ठीक है। तो ये जो डॉनबास का रीजन है, अब व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 10 days बिफोर ये अटैक हुआ फॉर्मली, जब वॉर वेज हुई, उससे पहले रशिया ने इस रीजन को, ये जो डिस्प्यूटेड रीजन था जहां अपराइजिंग्स होती रहती थी और जहां रशिया सपोर्ट कर रहा था, रशिया डिनाई करता है ऑफिशियली कि इट वाज सपोर्टिंग द पीपल मिलिटेंट्स हेयर, पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूज यहाँ पे जो भी मिलिटेंट्स थे उनको रशिया ही सपोर्ट कर रहा था इन द फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन। तो इस एरिया को 10 days 15 days बिफोर फॉर्मली वेजिंग वॉर, इस एरिया को रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया एज इंडिपेंडेंट और यहाँ पे अपनी ट्रूप्स भेजी फॉर पीस कीपिंग, कि हम इस एरिया को टेक ओवर नहीं करें, बट यहाँ पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है और लोग यहाँ पे यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, तो इट accepted it as a sovereign territory sort of thing and it sent its troops there for peacekeeping। तो ये भी एक something that happened। अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो अब इट वुड बी easy to understand कि रशिया की इतनी overwhelming not only militarily कि they're rich, they have more planes, they have more war planes, they have more tanks, they have more money, they have their military more equipped, but आप strategic उनकी देखें कितनी वो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये डॉनबास के रीजन देखें, ये वाला, यहाँ पे एक साइजेबल एथनिक पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये पास 7 years से अंडर कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो यहाँ पे भी एक रशिया की प्रेजेंस बिल्कुल देखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो बेलारूस है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जस्ट बिफोर लाइक 1 or 2 months बैक यहाँ पर एक बेलारूस एंड रशिया ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। अब वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये था कि यहाँ पर पहले से ही रशियन ट्रूप्स आ चुकी थी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ के हम तो बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए हैं, तो यहाँ पर भी रशिया की ट्रूप्स पाई जाती थी, बट बेलारूस हैज ओपनली मैं आगे आपको बताऊंगी सपोर्टेड रशिया, कि अगर बिफोर वॉर स्टार्टेड बेलारूस सेड दैट इफ द वॉर स्टार्ट्स वी विल बी साइडिंग विद रशिया, वी विल बी हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग रशिया। तो अब ये 2 जगहों से मैंने आपको बता दिया कि जहां से रशिया की ट्रूप्स आ रही हैं। तीसरी जगह रशिया इटसेल्फ, ठीक है, तो ये एरिया भी उसके अंदर आ जाता है,
ठीक है, तो ये 3 जगहों से हम देख रहे हैं. Let me just show you. Let me just use a different pen because red is Russia. तो वो उसके अंदर I will use let's use a pink one. ठीक है, ये बेलारूस से हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर ली. दैट्स वन डायरेक्शन. ये डॉनबास का रीजन जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फाइटिंग चल रही है 7 ईयर्स से, और यहाँ पर एथनिकली रशियन है, और यहाँ पर अपराइजिंग भी सपोर्ट की जाती है. तीसरी जगह ये जो है, ये रशिया इटसेल्फ. तो ये 3 डायरेक्शन हो गए. ये रीजन जो है, ये मैंने आपको बताया था. व्हाट इज दिस रीजन? क्रीमिया. क्रीमिया हमने देख लिया कि 2004 में पहले ही एनेक्सेशन हो चुकी है, और यहाँ पर बहुत हैवी मिलिट्री पाई जाती है रशिया की. एंड दैट इज 4th डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो 4 जगहों से रशिया जो है वो उस पे अटैक कर सकता है. ठीक है, नॉर्थ से बेलारूस के थ्रू अटैक करेगा. ठीक है, फ्रॉम ईस्ट इट्स अटैकिंग इट्स ओन टेरिटरी. ठीक है, ईस्ट से, साउथ ईस्ट से अपनी टेरिटरी से अटैक करेगा. ठीक है, साउथ से आप देखें, साउथ से क्रिमियन पेनिनसुला से अटैक कर सकता है. और आप आगे देखें